हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, शेक्सपियर की दुनिया का पहला दरवाजा हमने पार्ट वन में खोल दिया था, जहां 50 सवालों ने आपको ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री की तीनों गलियों से गुजार दिया था। लेकिन अब पार्ट टू में हम घुसेंगे उस दुनिया के दिल में, जहां सूटसायर की चेतावनी गूंजती है, जहां लवर्स डिस्गाइज में मिलते हैं, जहां बीट्रेल, एम्बिशन और रिवेंज का खेल खेला जाता है। जूलियस सीजर, ओथेलो, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। हर प्ले का होगा सर्जिकल स्ट्राइक, रिपीटेड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फेमस कोट्स एंड कंफ्यूजिंग करेक्टर्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। अगर पार्ट वन था प्रिपरेशन की शुरुआत, तो पार्ट टू है सिलेक्शन की दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर सीरीज पार्ट टू 51 से। मैकबेथ में मैल्कम कौन है? मैल्कम जो था, उसका एल्डेस्ट सन था। ठीक। अ, तो फ्रेंड्स, मैकबेथ प्ले में किंग डंकन जो थे, उनके दो बेटे थे। एक था मैल्कम, एक था डोनाल्वियन। तो मैल्कम जो था वो बड़ा बेटा था, और डंकन जो थे उन्होंने प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो है उसे घोषित कर दिया था, जो कि मैकबेथ को पसंद नहीं आता है। और मैकबेथ की एम्बिशन जो है यहीं से शुरू होती है। मैकबेथ जो टाइप ऑफ वर्क है वो ट्रेजेडी है, और ये जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैल्कम इज सीन एज अ मेजर ऑब्स्टिकल्स इन मैकबेथ्स वे टू द थ्रोन। तो मैकबेथ यहीं से अलग अलग स्टेप्स पे जाता है। और सेकंड सन तो यहाँ डोनाल्बियन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ब्रदर जो थे वो डंकन का कोई भाई था ही नहीं, तो ब्रदर तो था ही नहीं, और फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सी शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं है? तो विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी? तो टेम्पेस्ट है। ठीक, ये टेम्पेस्ट है। और टेम्पेस्ट जो था एक रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडी है। मतलब इसमें ट्रेजी भी है और हैप्पी एंडिंग भी है। जबकि बाकी ये जो तीनों प्लेस हैं, हैमलेट, थैलो और मैकबेथ, ये तो वही हैं शेक्सपियर के चार जो थे, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, वही हैं। ठीक। तो टेम्पेस्ट क्या था? कॉमेडी, रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी आप कह सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रिंस ऑफ मोरक्को को पोर्शिया से विवाह करने से पहले क्या वचन देना होता है? इफ रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। ठीक। इफ रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। तो पोर्शिया के पिता ने उसकी शादी के लिए तीन जो थे कास्केट रखे थे, गोल्ड, सिल्वर और लेड का। और ये सिस्टम बनाया था कि ऐसा एक सिस्टम बनाया था। और प्रिंस ऑफ मोरक्को को पहले यह वचन देना होता है कि अगर वो गलत कास्केट चुनता है, तो ही विल नेवर मैरी एनीवन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक। तो मोरक्को ने गोल्ड कास्केट चुना और वो हार गया। ठीक है। तो टाइप ऑफ वर्क जो थी यह कॉमेडी थी, और कॉन्टेक्स्ट जो है, प्रिंस ऑफ मोरक्को इज वन ऑफ पोर्शियाज शूटर्स एंड ही चूजेस wrongly। ठीक। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यह किस करेक्टर की फेमस लाइन है? यह है हैमलेट की फेमस लाइन। ठीक। ये ये शेक्सपियर की जो है सबसे फेमस लाइन है, जो हैमलेट बोलता है कि वो अपने जीवन की
निरर्थकता, दुःख और आत्महत्या पर विचार करता है वो। और ये मोनोलॉग जो था वो एक्ट 3 सीन 1 में आता है, ठीक? ये टाइप ऑफ वर्क ट्रेजेडी है। स्पीकर यहाँ हैमलेट है, यानी प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और ये जो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, तो ही इज कंtemplating लाइफ वर्सेस डेथ। तो शुड आई लिव और शुड आई डाई, ठीक? टू बी और नॉट टू बी, ठीक? दैट इज द क्वेश्चन। ये था स्टेटमेंट। और बाकी ऑप्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किंग लियर तो अपनी डॉटर्स के बीट्रेयल से टूटता है, ओथेलो जेलसी के कारण डेस्डेमोना को मारता है। और ये जो प्रॉस्पेरो है, प्रॉस्पेरो द टेम्पेस्ट का एक मैजिशियन है, और ये लाइन उसने नहीं कही है, ठीक? तो करेक्ट ऑप्शन हैमलेट है। शेक्सपियर के ओथेलो में इमीलिया कौन है? शेक्सपियर के प्ले में इमीलिया जो है ओथेलो प्ले की एक सेकेंडरी बट इम्पोर्टेंट फीमेल करेक्टर है। वो जो थी वो इयागो, जो विलेन था ओथेलो का, इयागो उसकी पत्नी थी। और डेस्डेमोना यानी हीरोइन जो थी ओथेलो की पत्नी की वह मेड थी। ओथेलो के अंत में वही जो है सच्चाई बताती है कि डेस्डेमोना ने धोखा नहीं दिया, बल्कि इयागो ने पूरा प्लान बनाया था। और इयागो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए खुद अपनी पत्नी इमिलिया की हत्या कर देता है, ठीक है? एंड में जब वो डिस्क्लोज कर देती है सारी चीजें, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? वाइफ ऑफ इयागो इमिलिया है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। वाइफ ऑफ रोड्रिगो, रोड्रिगो की शादी नहीं हुई थी, तो वो डेस्डेमोना को बस चाहता था, तो ये तो गलत ही हो गया। और कैशियो की शादी का जिक्र नहीं है इसमें, अफेयर तो चल रहा था लेकिन। और ओथेलो की पत्नी डेस्डेमोना है, ना कि इमिलिया, वाइफ ऑफ ओथेलो, ठीक? चलिए नेक्स्ट। शेक्सपियर के प्लेज का पहला कलेक्टेड एडिशन, फर्स्ट फोलियो, किस वर्ष आया था? तो यह 1623 में था। और शेक्सपियर के डेथ के 7 इयर्स बाद आया था, 1623 में। उसका पहला कलेक्टेड एडिशन जो था वो फर्स्ट फोलियो के नाम से प्रिंट हुआ था। और ये जो उसके दो एक्टर दोस्त थे, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने तैयार किया था। इस फर्स्ट फोलियो का पूरा नाम था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ठीक? ये था फर्स्ट फोलियो का पूरा नाम। और इसमें शेक्सपियर के कुल 36 प्लेस थे। यह किताब विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट को डेडिकेट की गई थी। बाकी ऑप्शन 1960 तो बहुत लेट है, ये तो गलत ही है। और बाकी सभी ऑप्शन गलत है। 1660 तो रिस्टोरेशन पीरियड है, पर यह फोलियो वर्स नहीं है। ये जो 1616 दिया है ये तो रिस्टोरेशन पीरियड था। और बाकी नेक्स्ट। शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी में जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा गया है? ओथेलो, ओथेलो में, ठीक है? शेक्सपियर ने जेलसी को एक खतरनाक और जानलेवा भावना के रूप में दिखाया है। ओथेलो में इयागो ओथेलो को उसकी पत्नी डेस्डेमोना की प्रति शक करने पर मजबूर करता है इयागो, ठीक? और बोलता है, इयागो बोलता है, ओह, बी beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on, ठीक? इसका मतलब था कि ईर्ष्या ऐसा राक्षस है, डीमन है, जो खुद जिस पर निर्भर है उसी को खा जाता है, ठीक? तो यह थी जेलसी की सेंट्रल थीम, ठीक? ओथेलो, ओथेलो की एक तरह से सेंट्रल थीम थी, जेलसी की नहीं।
ओथेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीकर तो आपको पता ही है, इसमें इयागो था इसका। ये जो स्टेटमेंट था जेलसी वाला, इसका स्पीकर जो था वो इयागो था, और ओथेलो को डेस्डेमोना के खिलाफ वो उस वक़्त भड़का रहा था जब उसने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक। ट्वेल्थ नाइट का उपशीर्षक यानी सब टाइटल क्या है? तो व्हाट यू विल। ठीक। व्हाट, ये तो इनकरेक्ट है, व्हाट यू विल। व्हाट यू विल। ठीक है। शेक्सपियर की कॉमेडी जो ट्वेल्थ नाइट का पूरा नाम क्या था? ट्वेल्थ नाइट या व्हाट यू विल, इसका मतलब है जैसा तुम चाहो या तुम्हारी मर्जी से। ठीक। शेक्सपियर ने यह सबटाइटल जो है इसलिए दिया था क्योंकि एक ह्यूमरस, केयरफ्री और whimsical प्ले है जिसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी, रोमांस और फेस्टिव स्पिरिट है। ठीक। एज यू विल तो सिमिलर साउंड है, लेकिन यह रॉन्ग था। व्हाट यू विल करेक्ट है। ठीक। और एज यू विश ये तो मॉडर्नाइज वर्जन जैसा लगता है कि एज यू विश, ये भी गलत है, ये भी गलत था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टाइप ऑफ वर्क तो कॉमेडी ही थी, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो ट्वेल्थ नाइट थी। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर हैमलेट प्ले में नहीं आता है? तो जो सही आंसर है, ओलिविया डज नॉट अपीयर इन अ हैमलेट। ठीक। और गर्ट्रूड थी जो कि हैमलेट की माँ थी, और होरेशियो हैमलेट का सबसे वफादार मित्र था। ओफिलिया थी वो जो कि हैमलेट की पत्नी थी, लेकिन ओलिविया नहीं थी। ओलिविया ओलिविया जो थी वो ट्वेल्थ नाइट नाम की जो कॉमेडी थी वह उसकी कैरेक्टर थी, ना कि हैमलेट की। ठीक है। हैमलेट आपको पता है कि एक ट्रेजेडी है। हैमलेट जो है, हैमलेट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स फोर ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक। और वो फोर ग्रेट ट्रेजेडी के लिए एक ट्रिक भी है, होकम, जो कि एच स्टैंड फॉर हैमलेट, एंड ओ ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एंड मैकबेथ, एम। ठीक। तो ओलिविया का जो किरदार था ट्वेल्थ नाइट में, जहाँ पर वह एक अमीर युवती थी। ठीक। और जो दुख में जीवन बिता रही है, और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन नहीं है तो हैमलेट में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था डी प्लस पीजीटी फीमेल सेकंड शिफ्ट में आया था कि वर्जीनिया वुल्फ के निबंध ऐसे में व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर में शेक्सपियर की इमेजिनेशन वाली जो बहन का नाम क्या था? ठीक। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं कि इन हर essay what if Shakespeare had a sister Virginia Woolf gave name sorry हाँ Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister, and what was it? तो ये जूडिथ था। ठीक। जूडिथ। तो ये सवाल जो था वर्जीनिया वुल्फ के निबंध व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर से लिया गया है, और इस निबंध में वुल्फ जो थी यानी वर्जीनिया वुल्फ की एक कल्पना की थी कि अगर शेक्सपियर की एक सिस्टर होती तो उसका नाम जूडिथ होता। ठीक। जूडिथ को एक सिंबॉलिक फिगर की तरह दिखाया गया है कि अगर किसी महिला में भी वैसे ही टैलेंट होता जो, तो वो भी पुरुष प्रधान समाज की वजह से कभी वह सफल नहीं हो पाती। और यह विचार जो था वह वर्जीनिया वुल्फ की एक फेमस बुक थी, अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में आता है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं? जेन। जेन का तो
ऐसा कोई संदर्भ भी नहीं है वर्जीनिया वुल्फ के निबंध में और मैरी मेंशन ही नहीं की गई कहीं। एलिजाबेथ वुल्फ ने इसका प्रयोग ही नहीं किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैमलेट में घोस्ट क्यों गायब हो जाता है जब होरेशियो उससे सवाल करता है? कॉक काउड एंड नॉट signal that it is the morning, ठीक है? तो जो घोस्ट था शेक्सपियर के हैमलेट में जो घोस्ट आता है दरअसल वो हैमलेट के पिता की आत्मा थी। और जब होरेशियो से पूछता है कि तू कौन है और क्यों आया है, तभी जो है मुर्गे की एक बांग देता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉक क्रो, ठीक? तो ये रीज़न था और यह एक सिग्नल होता है कि सुबह हो गई है। और शेक्सपियरियन बिलीफ के अनुसार भूत या स्पिरिट जो थी वह सुबह के समय टिक नहीं सकते थे, इसलिए घोस्ट गायब हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से करेक्ट है। कॉक crowed and signal that it is the morning, ठीक? कॉक crowed and signal that it is morning। और दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? डॉग की बाँ का कोई ज़िक्र ही नहीं होता है सीन में, ठीक? और हैमलेट उस समय के सीन में मौजूद ही नहीं है कि होरेशियो घोस्ट से बात कर रहा है। और नेक्स्ट जो है पोलोनियस, पोलोनियस की तो कोई एंट्री बाद में होती है इस सीन में, ठीक? हैमलेट क्या था आपको पता ही है कि ट्रेजेडी है और हैमलेट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, ठीक? और ये कॉन्टेक्स्ट जो था वो होरेशियो इज़ द स्पीकर इन दिस सीन और वह घोस्ट से उसका रहस्य पूछता है कॉक, लेकिन कॉक क्रो होने पर घोस्ट जो है वो गायब हो जाता है, ठीक? 62 देखते हैं कि ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, ये लाइन किसके लिए बोली गई है? हैमलेट, ठीक? स्पीकर यहाँ ओफिलिया है, हैमलेट की प्रेमिका। और ये कॉन्टेक्स्ट जो है ओफिलिया ओफिलिया को लगता है कि हैमलेट की महान बुद्धि अब पागलपन में बदल चुकी है, ठीक? ये लाइन जो है बोली थी ओफिलिया ने जब वह देखती है कि हैमलेट धीरे-धीरे पागल जैसा व्यवहार करने लगा है। ओफिलिया को बहुत दुःख होता है क्योंकि वह हैमलेट को एक इंटेलिजेंट, ब्रेव, नोबल पर्सन मानती थी और एक अच्छा कोर्टियर, सोल्जर, स्कॉलर, पर अब वह मैड हो गया है। इसलिए वो कहती है कि व्हाट व्हाट अ नोबल माइंड इज़ हियर ओह अर्थ्रोन, मतलब कितना शानदार दिमाग था और अब वो बर्बाद हो गया है। यह नोबल माइंड से हैमलेट को ही रेफर किया गया है। और ऑप्शंस देखते हैं। होरेशियो, होरेशियो तो हैमलेट का दोस्त है, वो हमेशा समझदार रहता है और कभी पागल नहीं होता है। पोलोनियस एक बूढ़ा मिनिस्टर है और उसे कोई नोबल माइंड नहीं कहता। द घोस्ट वो हैमलेट का पिता है, पर ये लाइन के लिए उसके लिए नहीं बोली जाती है, ठीक? करेक्ट हैमलेट। द टेम्पेस्ट में ट्रैंक्विलो कौन है? किंग्स जेस्टर, ठीक? यह किंग्स जेस्टर है, ठीक? अ, तो द टेम्पेस्ट एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें ट्रैंक्विलो एक जेस्टर है, ठीक? क्या है? किंग का जेस्टर, जेस्टर यानी एक मस्खरा, हंसी मजाक करने वाला, ठीक है? और वो एक ड्रंक करेक्टर है जो कहानी में कॉमेडी लेकर आता है, ठीक? ट्रंक्युलो जो था वो स्टेफेनो जैसे कैरेक्टर्स, प्रॉस्पेरो जैसे पावरफुल कैरेक्टर के सामने एक कॉन्ट्रास्ट बनाता है, जैसे लाइट मूड रखते हैं, इसलिए इसलिए सही उत्तर क्या है? किंग जेस्टर, ठीक है? और टाइप ऑफ वर्क या रोमांटिक ड्रामा थी। कॉन्टेक्स्ट यूज ट्रैंक्विलो स्टेफनो और कैल्विन मिलकर प्रॉस्पेरो को हटाने की योजना बनाते हैं, पर वह सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है, ठीक है? अब 69 क्वेश्चंस देखते हैं। हु सेज
गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स। ठीक, यह है मिरांडा है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये लाइन जो है द टेम्पेस्ट से है। अ, मिरांडा यह बात तब कहती है जब वह सुनती है कि किस तरह प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो ने उसे धोखा दिया है। इसका मतलब है कि अच्छी माँ से भी बुरे बेटे पैदा हो सकते हैं, यानी अच्छाई की गोद से भी बुराई जन्म ले सकती है। ठीक है? टाइप ऑफ वर्क जो था ये है रोमांटिक ड्रामा था और स्पीकर जो थी वो मिरांडा थी, प्रॉस्पेरो की बेटी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। This is considered to be the first play of शेक्सपियर by general consent। ठीक, तो ये था हेनरी फोर सॉरी सिक्स पार्ट वन। हेनरी सिक्स पार्ट वन है शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स में। हेनरी सिक्स का यह पहला प्ले माना जाता है और यह एक हिस्टोरिकल प्ले है और संभवतः उसने इसे क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेट करके लिखा था। और इस प्ले में किंग हेनरी सिक्स जो था ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर और ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। ठीक, टाइप ऑफ वॉर की बात की जाए तो यह हिस्ट्री प्ले है और ये जो कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ था यह वॉर ऑफ रोजेस और इंग्लिश मोनार्की से जुड़े पॉलिटिकल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। What was the tragic flaw in the character of Macbeth? ठीक, तो ओवर एम्बिशन। ठीक, मैकबेथ में हीरो की सबसे बड़ी गलती है या ट्रेजिक जो फ्लॉ थी वह अत्यधिक महत्वाकांक्षा या ओवर एम्बिशन। यह भविष्यवाणी सुनकर कि किंग बनने के लालच में हत्या वो कर बैठता है। उसकी एम्बिशन ही उसे बर्बाद बर्बाद कर देती है, बर्बादी तक ले जाती है और यही है उसकी डाउनफॉल की जड़। ये टाइप ऑफ वर्क ट्रेजेडी था और ये कॉन्टेक्स्ट जो यूज किया गया था कि मैकबेथ की एम्बिशन उसे डंकन की हत्या और बैंकों की साजिश और अंततः खुद मृत्यु तक ले जाती थी उसको। ठीक है, 72। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज ह्यूपोलिटा अपीयर? ठीक, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक, तो हिपोलैटा एक मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वह थीसिस यानी ड्यूक ऑफ एथेंस के फियांसे हैं। ठीक, और फियांसी थी मंगेतर है, दोनों की शादी की तैयारी के साथ यह प्ले की शुरुआत होती है। ठीक, मिडसमर नाइट ड्रीम की। तो ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था? ह्यूपोलिटा और थीसस की शादी जो है प्ले के अंत में होती है, जो पूरे प्ले को एक जॉयफुल एंडिंग देता है। और टाइप ऑफ वर्क की बात की जाए तो यह कॉमेडी है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिजिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली दीज वर्ड्स occur in। ठीक, तो ये लाइन जो थी एज यू लाइक इट नामक कॉमेडी में आती है और एक गीत का हिस्सा है जिसे एमिन्स नाम का करेक्टर गाता है कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीजिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। इसका मतलब है ज्यादातर दोस्ती दिखावा होती है और ज्यादातर प्रेम जो है वो मूर्खता होता है। तो टाइप ऑफ वर्क ये था एज यू लाइक इट जो थी वो एक कॉमेडी थी और यह जो कॉन्टेक्स्ट था या गीत था एक्ट सेकंड और सीन 8 में आता है जहां फॉरेस्ट लाइफ और कोर्ट लाइफ की तुलना हो रही होती है। ठीक है,
तो करेक्ट क्या था? एज यू लाइक इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? तो लव ट्रायम्फ थ्रू कैलिपोलिस। ठीक, तो यह एक मास्क है, यानी कोर्ट परफॉर्मेंस लिखा था बेन जॉनसन ने। ठीक, किसने लिखा था? बेन जॉनसन ने, जो शेक्सपियर के कंटेम्पररी यानी समकालीन ड्रामेटिस्ट थे। बाकी तीनों वर्क्स जो है, टाइटस एंड्रोनिकस, पेरिकल्स, अ लवर्स कंप्लेंट्स जो है, वो शेक्सपियर ने लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक, यह एक लिटरेरी फैक्ट या ऑथरशिप थी यह। ठीक, ये जो वर्क्स था वो इसी पर बेस्ड था। और ये कॉन्टेक्स्ट जो यूज हुआ था, लव ट्रायम्फ थ्रू कैलिपोलिस में, पहली बार यह स्टुअर्ट स्टुअर्ट कोर्ट में चार्ल्स फर्स्ट के सामने परफॉर्म हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको? मैकबेथ। ठीक, बैंको जो था वो मैकबेथ का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक नोबल मैन और वॉरियर। ठीक, वो मैकबेथ के साथ ही होता है जब विचेस जो हैं भविष्यवाणी करती हैं, कि विचेस कहती हैं कि बैंको का वंशज राजा बनेगा, जिससे मैकबेथ उसे रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए बैंको का कैरेक्टर जो है वो सिर्फ मैकबेथ में है। ठीक, टाइप ऑफ वर्क आपको पता ही है कि ये ट्रेजेडी है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? बैंको की हत्या जो है मैकबेथ करवाता है, पर बैंको का भूत जो है वो मैकबेथ को परेशान करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस begins with the lines if music be the food of love play on twelfth night? ठीक, तो ट्वेल्थ नाइट की शुरुआत होती है इस फेमस लाइन से कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन ड्यूक ओरसिनो बोलता है, जो प्यार में डूबा हुआ है। इसका अर्थ है, अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाते रहो। टाइप ऑफ वर्क यह कॉमेडी थी। और स्पीकर ये था जो ड्यूक ऑफ ओरसिनो। यह ओपनिंग लाइन ऑफ एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट थी। ठीक, नेक्स्ट। Ferality, thy name is woman is a famous line from the play Hamlet। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये लाइन जो है हैमलेट के एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आती है। हैमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड के बारे में बोलता है जब वो अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद क्लॉडियस से शादी कर लेती है। ठीक, तो हैमलेट को लगता है कि उसकी माँ ने बहुत जल्दी और औरत की कमजोरी को दिखा दी है, और इसलिए वो कहता है कि फेरालिटी ताई नेम इज वुमेन, मतलब कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है। टाइप ऑफ वर्क जो थी वो ट्रेजेडी थी। हैमलेट था इसका। Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? ठीक, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? तो ये डॉक्टर जॉनसन थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक फेमस इंग्लिश क्रिटिक थे। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज महान हैं, लेकिन उन्हें उसकी कॉमेडीज ज़्यादा नेचुरल और प्लीजिंग लगती थी। इसलिए डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को ट्रेजेडीज पर एक तरह से तरजीह दी थी, इम्पोर्टेंस दिया था। टाइप ऑफ वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। और ये कॉन्टेक्स्ट जो था वो डॉक्टर जॉनसन की एक प्रीफेस टू शेक्सपियर है, जो कि 1765 में
आई थी एक प्रसिद्ध आलोचना थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स की, ठीक? तो करेक्ट ऑप्शन यही है। In which Shakespearean play Oedipus complex is reflected? हैमलेट में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक? सिगमंड फ्रॉयड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की एक थियरी दी थी जिसमें बेटा अपनी माँ से आकर्षित होता है और पिता से ईर्ष्या करता है, ठीक? यह कॉम्प्लेक्स शेक्सपियर के हैमलेट में दिखता है। हैमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड की दोबारा शादी यानी क्लॉडियस से को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहता है। उसमें इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होते हैं, ठीक? टाइप ऑफ वर्क या ट्रेजेडी है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया था? फ्रॉइड ने हैमलेट को अपनी साइको एनालिटिकल थियरी का उदाहरण माना, ठीक? Which one is not a fool in a Shakespeare's plays? तो जैकिस एज यू लाइक इट, ठीक? जैकिस था एज यू लाइक इट का। जैकिस को लोग जो है अक्सर उसके विटी और फिलोसफिकल नेचर की वजह से फूल समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक मेलनकोली फिलोसफर है, ठीक? ड्यूक सीनियर का फॉलोअर है। बाकी सभी ऑप्शन में जो करेक्टर है वो असली फूल्स और या कॉमिक रिलीफ रोल्स में हैं, जैसे ट्रैंक्विलो हो गया, जो कि एक जेस्टर था टेम्पेस्ट में, और ग्रेव डिगर्स हो गया, ये हैमलेट में था, ये भी एक कॉमिक रिलीफ देता है। टचस्टोन हो गया, ये भी एक फूल था एज यू लाइक इट में, और फेस्टे क्लाउन और फूल था, ये भी ट्वेल्थ नाइट में, ठीक? लेकिन जैकिस जो था वो बाकी सबसे डिफरेंट था। उसको आप एक्चुअली कह सकते हैं कि वह मेलैंकोली फिलोसफर है, ठीक? तो जैकिस ने ही वह फेमस मोनोलॉग बोला है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ठीक? चलो, sonnet number 130 of Shakespeare begins with this line, my mistress' eyes are nothing like the sun, often dubbed a spoof the sonnet. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? ये था parodies the convictions of Elizabethan love sonnet both in a content and structure, ठीक है? तो सोनेट नंबर 130 एक मजाकिया सोनेट है जिसमें शेक्सपियर एलिजाबेथन पोएट्स के ओवर द टॉप प्रेज को मॉक या पैरोडी करता है और वो अपनी प्रेमिका की तुलना रियल चीजों से करता है, जैसे हर आईज आर नथिंग लाइक द सन, ठीक? या कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, ठीक? तो इस तरह वह दिखाता है कि सच्चा प्यार दिखावे से नहीं होता। तो टाइप ऑफ वर्क ये सोनेट ही था, सटायरिकल या पेट्रार्चन पैरोडी ये थी, और कॉन्टेक्स्ट ये जो था वो डार्क लेडी सोनेट का हिस्सा है ये, पर एग्जैजरेशंस के खिलाफ एक मजबूत स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक? तो बी ऑप्शन करेक्ट था। In a twelfth night, Malvolio reads aloud while alone Maria's forced letter, and he thoroughly ignores others' characters and audience. This gives rise to, ठीक? तो यह सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज थी। यह मालवुलियो जो था वो ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया के नाम लिखा एक फोर्ज लेटर पढ़ता है जिसमें मारिया ने लिखा होता है। वो अकेले बोल रहा होता है और उसे नहीं पता कि सर टॉबी और दूसरे लोग छिप कर उसे देख और सुन रहे हैं, ठीक? तो ऑडियंस को सच मालूम है पर मालवोलियो को नहीं, इसलिए आप इसे ड्रामेटिक आयरनी कह सकते हैं। और साथ ही मालवोलियो सोचता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है लेटर पढ़कर, ठीक? ऐसा वो फील करता है, जबकि सिचुएशन उल्टी है, इसलिए यह सिचुएशनल आयरनी भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक?
तो टाइप ऑफ वर्क या कॉमेडी थी, एक्ट सेकंड और सीन फिफ्थ में। मालवूलियो जो होता है वो येलो स्टॉकिंग्स और क्रॉस गैदरिंग के बारे में सोचता है, जिससे पूरी कॉमेडी जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। शेक्सपियर्स soliloquies are defined as a speech delivered by a speaker who is alone on the stage. Identity and exceptions to this rule. ठीक। तो यह हैमलेट्स soliloquies now might I do it pet, यह सी करेक्ट है। और इस सॉलिलॉकी में हैमलेट जो है वो क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए देखता है और खुद ही सोचता है कि क्या अब उसे मार दे। ठीक। हालांकि हैमलेट बोलते समय अकेला दिखता है और क्लॉडियस भी स्टेज पर मौजूद होता है, जो परोक्ष रूप से सीन में है। इसलिए ये सॉलिलॉकी जो है एक एक्सेप्शंस है, क्योंकि स्पीकर अकेला नहीं है। ठीक। तो हैमलेट soliloquies now might I do it pet करेक्ट ऑप्शन था। और ये कॉन्टेक्स्ट ट्रेजेडी है, सॉरी टाइप ऑफ वर्क ट्रेजेडी है। कॉन्टेक्स्ट तो हैमलेट यहाँ सोचता है कि यदि क्लॉडियस को प्रार्थना करते समय मारा तो वह स्वर्ग चला जाएगा, ये कुछ सिचुएशन थी और जो हैमलेट नहीं चाहता था। ठीक। नेक्स्ट, identify the element that makes Hamlet superior to other Shakespearean tragedies। तो awareness of the moral implication of revenge। ठीक। ये करेक्ट ऑप्शन है। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि हैमलेट की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है कि इसका हीरो हैमलेट एक मोरल थिंकर है। वो केवल बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो यह भी सोचता है कि बदला लेना सही है या नहीं। और दूसरी ट्रेजेडीज जैसे मैकबेथ, ओथेलो में हीरो सीधे एक्शन लेता है, लेकिन हैमलेट सोचता है, तर्क करता है, फिर भी वह टालता रहता है। यह एक मोरल कॉम्प्लेक्सिटी ही है हैमलेट को बाकी ट्रेजेडीज से श्रेष्ठ बनाती है। ठीक। अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ अ रिवेंज। ठीक। तो ये टाइप ऑफ वर्क जो हैमलेट था वो ट्रेजेडी है, और हैमलेट रिवेंज को केवल एक इमोशनल नहीं, एक एथिकल और फिलोसफिकल डायलेमा की तरह देखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द लाइन समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो यह मार्सलस का स्टेटमेंट है। वो कहता है, ये एक तरह ये एक फेमस लाइन है हैमलेट की। ठीक। जो कि एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में आती है, जब हैमलेट और उसके साथी जो थे घोस्ट को देख लेते हैं और एक अजीब घटना होती है। तब मार्सलस कहता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इसका अर्थ है कि डेनमार्क में कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ भ्रष्ट, अनैतिक या बुरा होने वाला है, और यह पूरे प्ले के मोरल और पॉलिटिकल डीके की तरफ इशारा करता है। टाइप ऑफ वो की ट्रेजेडी थी। मार्सलस जो था वह वन ऑफ द गार्ड्स था, आप कह सकते हैं क्या, वो था ही। तो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु हाँ हाँ, वो पोसिटेड दिस व्यू। ठीक। पोसिटेड दिस व्यू, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोसिटेड दिस व्यू। तो the levity of Hamlet, his repetitions of a phrase, his puns are not part of a deliberate plan of एक second dissimulations, but a form of emotional relief। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं कि the levity of Hamlet, his repetition of a phrase, his puns are not a part of a deliberate plan of dis एक सेकेंड
डिसइमुलेशंस बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। तो यह टी.एस. एलियट जो है वो करेक्ट है। यह टी.एस. एलियट जो थे अपने एक फेमस एसे में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में यह विचार रखा था उन्होंने। और उनका कहना था कि हैमलेट के मज़ाक, दोहराव और बातें डेलिब्रेट डिस्गाइज़ नहीं हैं, बल्कि एक इमोशनल आउटलेट हैं और एक ऐसा भाव जिसे एक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो एलियट के अनुसार ट्रेजेडी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी के कारण जो है, वह असंतुलित है, आप कह सकते हैं। टाइप ऑफ वर्क यह लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी और कॉन्टेक्स्ट एलियट की राय में हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेल्योर थी। ठीक, हैमलेट क्या थी? एक आर्टिस्टिक फेल्योर थी। ठीक। Who said this of Shakespeare? Those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation. He was naturally learned. ठीक, तो ड्राइडन है। ठीक है। जॉन ड्राइडन ने यह बात अपनी रचना एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में कही। उनका कहना था कि शेक्सपियर को क्लासिकल लर्निंग की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने नेचर को भीतर से पढ़ा और वही उनकी सबसे बड़ी लर्निंग थी। ठीक। यह कोट जो है शेक्सपियर के नेचुरल जीनियस को दर्शाता है। और टाइप ऑफ वर्क या लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी न्यू क्लासिकल एज की। और कॉन्टेक्स्ट जो था वो ड्राइडन ने शेक्सपियर के महानतम ड्रामेटिस्ट माना, भले ही वह क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है। Shakespeare's popular play, The Merchant of Venice, belongs to which of the following literary forms? तो यह ट्रेजी कॉमेडी थी। ठीक। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या थी? एक ट्रेजी कॉमेडी थी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ऐसा प्ले है जिसमें कॉमेडी एलिमेंट्स है, बर्शेनियो पोर्शिया की शादी और ट्रेजिक टोन भी है, शाइलॉक की कहानी, न्याय व्यवस्था दोनों। ठीक। तो इसलिए इसे आमतौर पर हम ट्रेजी कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। हालाँकि यह ट्रेडिशनल कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी टोन मिक्स्ड है, इसलिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी इसको ट्रेजी कॉमेडी जो है उत्तर को करेक्ट माना जाता है, आया है ऐसा। टाइप ऑफ ट्रेजी कॉमेडी या कॉमेडी आप कह सकते हैं। या कॉन्टेक्स्ट जो था शाइलॉक का एक फेमस ट्रायल सीन है और पोर्शिया की डिस्गाइज़ इस प्ले की गहराई को बढ़ाती है। ठीक, पूरा सार है यही। Which of the following is the dominant theme of a Shakespeare's famous play King Lear? तो filial ingratitude। ठीक। filial ingratitude। ठीक। ये चीजें वहां शो होती हैं। किंग लियर में जो सबसे बड़ा थीम है उसका कि filial ingratitude। ठीक, बेटियों की जो कृतज्ञता थी। किंग लियर अपनी बेटियां जैसे कॉनरेल और रेगन से धोखा खाता है, जबकि वह उन्हें अपना सब कुछ दे देता है। ठीक। तो यह थीम जो है पूरे प्ले में एक इमोशनल और ट्रेजी बनाती है। ठीक। इसलिए यही करेक्ट है, फिलियल इनग्रैटिट्यूड। ठीक। टाइप ऑफ वर्क ये तो ट्रेजेडी थी। और इसमें जो कॉर्डिलिया और लियर की एक सच्ची बेटी होती है, लेकिन शुरुआत में उसे अपमानित किया जाता है, ये चीजें भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट? तो ये है कैशियो था। ठीक। ओफिलिया थी, क्लॉडियस पोलोनियस था, जबकि कैशियो नहीं था। ठीक। कैशियो एक कैरेक्टर है शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो में, और वह ओथेलो का एक ईमानदार लेफ्टिनेंट है। बाकी कैरेक्टर्स जो ओफिलिया, क्लॉडियस और पोलोनियस हैं, वो हैमलेट के एक मेन कैरेक्टर हैं। तो टाइप ऑफ वर्क या कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन था, को पता ही है।
और ये जो हैमलेट था ये ट्रेजेडी है। ठीक, कैसियो की कहानी यागो की चालबाजियों से जुड़ी हुई है, तो ये कैसियो करेक्ट था। Which of the following plays of a Shakespeare does not belong to the last phase of career? ठीक, तो much ado about nothing करेक्ट है, क्योंकि यह एक अर्ली रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक, जो शेक्सपियर के सेकंड फेज यानी 1598 से 99 में लिखी गई थी, जबकि द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल शेक्सपियर के लास्ट फेज की रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी फेज के प्ले हैं। ठीक, तो मच एडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है अर्ली फेज की, और लास्ट फेज में तो फॉरगिवनेस, रियूनियन और मैजिक ये कॉमन थीम्स थी उन प्लेस की। ठीक, किसकी? द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल की। Which of the following Shakespearean plays is the three parts? तो हेनरी सिक्स के। Which of the following Shakespearean plays is in a three parts? तो हेनरी सिक्स था। हेनरी सिक्स शेक्सपियर की एक हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी है। इसका हेनरी सिक्स पार्ट वन है, हेनरी सिक्स पार्ट टू और हेनरी सिक्स पार्ट थ्री है। ये तीनों प्लेज वॉर ऑफ द रोजेस और पॉलिटिकल अनरेस्ट पर बेस्ड हैं। टाइप ऑफ वर्क है, हिस्ट्री प्ले है, और ये शेक्सपियर के अर्ली कैरियर के वर्क्स हैं। ठीक, नेक्स्ट। In a 1609, a collection of Shakespeare's sonnets was printed by Thomas Thopper. ठीक, थॉमस थॉपर एक प्रिंटर पब्लिशर था। एक थॉमस थॉपर तो एक पब्लिशर थे जिसने शेक्सपियर के 154 सोनेट को 1609 में पब्लिश किया। मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेशन में मिस्टीरियस और बेनिफिशियरी बताया गया है, पर पब्लिशर जो थे वो थॉमस थॉपर ही थे। ठीक, टाइप ऑफ वर्क ये पब्लिकेशन फैक्ट्स थी, और कॉन्टेक्स्ट जो है ये सोनेट्स में फेयर यूथ, डार्क लेडी और रिवील पोएट के थीम्स यहाँ मिलते हैं। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन तो अप्रैल 23 1616। ठीक, विलियम शेक्सपियर जो डाइड हुए थे, डेथ हुई थी उनकी, तो अप्रैल 23 1616। ठीक, शेक्सपियर की मृत्यु पर 23 अप्रैल 1660 को हुई थी, और यानी वो दिन जिसे अक्सर इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा नुकसान कहा जाता है, और कोइंसिडेंटली यह उनका जन्मदिन भी था। 23 अप्रैल 1564 माना जाता है। तो उन्हें स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में दफनाया गया था। What was the name of the house of शेक्सपियर इन a स्ट्रेटफोर्ड? तो यह न्यू पैलेस था। ठीक है, शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के आखिरी वर्षों में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में एक घर खरीदा था जिसका नाम था न्यू पैलेस। ये वे रिटायर होकर रहने लगे थे यहाँ पे, और 1616 में उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। टाइप ऑफ वर्क यह एक बायोग्राफिकल फैक्ट है। लोकेशन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज a social satire dealing with the fashion and fates of the day? ठीक, तो लव्स लेबर्स लॉस्ट। लव्स लेबर्स लॉस्ट एक अर्ली कॉमेडी है शेक्सपियर की, जिसमें कोर्टली लव, फैशन और उस समय की इंटेलेक्चुअल दिखावे की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया है। यह प्ले एक प्रकार का सोशल सटायर है जो एलिजाबेथन एज की दिखावटी, स्कॉलरली और रोमांटिक शैली को क्रिटिसाइज करता है। टाइप ऑफ कॉमेडी सोशल सटायर था। कॉन्टेक्स्ट ये था, ये करेक्टर लव में पढ़ने के लिए वो तोड़ते हैं और पोइटिक स्पीच करते हैं जो बहुत ही एग्जैजरेटेड होता है। ठीक, लव्स लेबर्स लॉस्ट में। ठीक, Desdemona, a famous Shakespearean character, belongs to which of the following plays? ये ओथेलो ओथेलो प्रवेश थी। ठीक,
Desdemona is the innocent and loyal wife of Othello in a Shakespeare's tragedy Othello. ठीक। और वेनेटियन सेनेटर ब्रिबेंटियो की वह बेटी होती है जो ओथेलो से प्रेम विवाह करती है, यानी लव अफेयर वाली। पर यागो की चालें जो थी वो ओथेलो को यह विश्वास दिला देती हैं कि डेस्डेमोना ने उसे धोखा दिया है। यह टाइप ऑफ वर्क जो था वो ट्रेजेडी था, और ये जो कॉन्टेक्स्ट था डेस्डेमोना का, एक ट्रेजिक एंड और इंटेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा बनाता है। ठीक। तो ओथेलो lives but a walking shadow. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. ये लाइन किस सीन में बोली गई है? एक्ट फिफ्थ और सीन फिफ्थ था। ठीक। बाकी सभी रॉन्ग है। तो ये लाइन जो है मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है, जब उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी लेडी मैकबेथ जो है वह मर चुकी है, और वह जिंदगी की निरर्थकता या मीनिंगलेसनेस और बेवकूफ़ी भरी भाग-दौड़ को दर्शाता है। यह सॉलिलॉकी शेक्सपियर के सबसे गहरे फिलॉसफिकल मोनोलॉग्स में से एक है। ये टाइप ऑफ वर्क या ट्रेजेडी है, और कॉन्टेक्स्ट जो था यहाँ, मैकबेथ अब पूरी तरह से होपलेस हो चुका है। ठीक। एम्बिशन ने उसे उससे जो है सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। ठीक। ओवर एम्बिशियस था क्योंकि वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा जो थी वो एक कॉमेडी नहीं थी। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एक रोमन ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने प्लूटार्स लाइफ से ली है, और ये कहानी उसी पर बेस्ड है। यह क्लियोपेट्रा और रोमन जनरल मार्क एंटोनी की डूम्ड लव स्टोरी है, जिसमें अंत में दोनों की मृत्यु होती है, जबकि और ये जो तीनों प्लेस दिए हैं, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये कॉमेडीज हैं। ठीक। आज का ही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर्स लॉस्ट was a free adaptation of तो मिनेचेमी बाय प्लॉटर्स। ठीक। शेक्सपियर का प्ले लव लेबर्स लॉस्ट एक रोमन कॉमेडी से प्रेरित है, जिसका नाम है मिनैचमीज। यह प्लॉटस की लिखी एक लैटिन लैंग्वेज की प्ले है, और इस प्ले में मिस्टेकन आइडेंटिटी और ट्विन कंफ्यूजन जैसे एलिमेंट्स हैं। ठीक। किसमें? लव लेबर्स लॉस्ट में, जो लेटर शेक्सपियर की दूसरी प्लेस में भी दिखते हैं। टाइप ऑफ वो कॉमेडी है, सोशल सटायर है, और सोर्स तो आपको पता है कि प्लॉटस की रोमन ड्रामेटिस्ट थे। उन्हीं के वर्क से लिया गया था, मिनाचमी से। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडी क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं। यह पूरी सीरीज उसी पर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।